एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है आयनन ऊर्जा भी बोला जाता है इसको। एंथैल्पी का मीन्स ही ऊर्जा होता है। पहले इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। किसी तत्व के विलगित गैसीय अवस्था में बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि किसी तत्व के विलगित गैसीय अवस्था में से, मतलब उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? गैसीय होनी चाहिए। गैसीय अवस्था में से बाह्यतम कोश में से अपने को अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस दौरान जो ऊर्जा दी जाती है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, ये आवर्ती गुण के अंदर हम तीसरा गुण पढ़ रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। इसके अंतर्गत हम ये चीज़ देखेंगे कि आवर्त में क्या परिवर्तन होता है आयनन एंथैल्पी के अंदर और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो पहले आप इस परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में से अगर अपने को इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस दौरान हमें उसे कुछ न कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, वो ऐसे ही नहीं निकलेगा। तो अगर हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें उसमें से उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो उस ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है? आयनन ऊर्जा बोला जाता है। चलिए इसको आवर्त में देख लेते हैं। आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इससे पहले आवर्ती गुणों में हम पढ़ चुके हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं अगर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब Z भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा या घटेगा? अगर नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज्यादा है तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है और हमें उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्ग की। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अब वर्ग में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कक्षकों की संख्या क्या हो रही है? कक्षकों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ में कक्षकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। जब आकर्षण कम होगा तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होगी तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब आयनन एंथैल्पी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई आवर्त में जेफ मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब बात करें हम वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है और नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, आकार भी बढ़ जाता है, तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, जैसे अपवाद आपको आवर्त में देखने को मिलता है। आवर्त के एक बार तत्व वापस से हम लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, 1s2, 2s1। मैं अंतिम वाला ही लिखूंगी। ठीक है, 2s1, इसका होगा 2s2, इसका होगा 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है मैंने, 1s2, 2s1। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने पे हमें ये पता चलता है कि जो एस कक्षक होता है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो एस कक्षक होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में अधिकतम 6 आते हैं, डी में अधिकतम 10 आते हैं और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इनका पूर्ण पूरित विन्यास है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। अगर अपन अर्ध पूरित की बात करें तो एस के लिए भाई आप ना सोचें, बाकी पी में अर्धपूरित 3 होंगे, डी में 5 होंगे और एफ में 7 होंगे। ये विन्यास भी कैसा होता है, ज्यादा स्थायी होता है। या तो तत्व कैसा होना चाहेगा, पूर्ण पूरित होना चाहेगा, या फिर वो तत्व कैसा होना चाहेगा, अर्धपूरित होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही विन्यास कैसे होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए हर प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि वो कैसा हो जाए, स्थायी हो जाए। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखते हैं तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, पूर्ण पूरित है, पूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन को, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अर्धपूरित है, मतलब पी में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका विन्यास कैसा है, अर्धपूरित है, और इसका विन्यास कैसा है, पूर्ण पूरित है। तो ये कैसे है, ज्यादा स्थायी है बोरोन की तुलना में। जैसे बेरिलियम जो होता है वो ज्यादा स्थायी होता है बोरोन की तुलना में, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे बोरोन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इसकी आयनन एंथैल्पी इसकी तुलना में कम होगी। ऐसी ही बात करें हम जो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, अर्धपूरित होता है। तो अब नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है, और जो भी तत्व ज्यादा स्थायी होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी ऑप्शन आते हैं, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आया या फिर उसने कारण बताओ में पूछा कि बताइए बोरोन की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है कि बेरिलियम की होती है, या फिर नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक क्यों होती है, इस तरीके से कारण पूछे जा सकते हैं। तो हमें यही बताना है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, अर्धपूरित होता है, और अर्धपूरित होने के कारण वो कैसा होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इसीलिए हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी प्रकार अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, पूर्ण पूरित होता है, और वो ज्यादा स्थायी होता है पूर्ण पूरित होने पर। इसीलिए हमें बोरोन की तुलना में बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसकी ऊर्जा का क्रम लिखें, आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम, तो फिर वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पहले लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन,
फिर U, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा इस तरीके से हो जाएगा। बोरॉन की ऊर्जा, बेरिलियम की ऊर्जा बोरॉन से ज़्यादा है, तो सबसे अधिक ऊर्जा। वैसे नियोन तो जो ये सारी कैसी होती है, अक्रिय गैसें होती है। इन सब के लिए ये वाले नियम लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि अक्रिय गैसें वैसे ही कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्थायी होती है और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग असंभव ही होता है। कुछ गैसें ऐसी होती है जो द्विपरमाणु अवस्था में पाई जाती है, यौगिक बनाती है। बाकी तो जितनी भी गैसें होती हैं अक्रिय गैसें, वो एकल परमाणु अवस्था में ही पाई जाती है। एकल परमाणु का मतलब होता है सिर्फ इनका एक ही परमाणु होता है। जैसे हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, फ्लोरीन ले लो आप, क्लोरीन ले लो, ये सारे आपको द्विपरमाणु अवस्था में मिलेंगे ना। लेकिन जो नियोन होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है, ये सारे कैसे होते हैं, एकल परमाणु अवस्था में, मतलब अकेले ही मिलते हैं। अक्रिय गैसें किसी से कोई क्रिया करती नहीं है, क्योंकि इनके अंतिम कोश कैसा होता है, पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि किसी भी तत्व की विलगित गैसीय अवस्था में से अगर हम बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस दौरान हमें उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, और वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। कारण पूछे जाते हैं तो हमें आवर्त में ध्यान रखना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जब बात करें वर्ग की, तो वर्ग में कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी कैसा हो जाएगा, कम, आकार भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी, आयनन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, कम। लेकिन अपवाद हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं या जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए आवर्त में हमको एक अपवाद देखने को मिलता है बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। जो नाइट्रोजन होता है वो अर्धपूरित विन्यास के द्वारा ज़्यादा स्थायी होता है, और जो बेरिलियम होता है वो पूर्ण पूरित विन्यास के द्वारा ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे का जो आवर्ती गुण है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।